हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ अविनाश। वेलकम टू माय चैनल अविनाश 7 चेज योर ड्रीम्स। आज हम लोग अपना रिवीजन का लेक्चर करेंगे। ठीक है, जो भी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर किया है उसको आज हम लोग एक रफली रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है और बिना रिवीजन के हम लोग इस पॉलिटी सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं बना पाएंगे अपनी। ठीक है, खाली एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा या खाली नोट्स को एक बार बना लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिए कि आपको मतलब इसको एक एक बार नहीं, कम से कम 5 टाइम्स आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आप प्री निकाल भी लेते हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको मेंस में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आप पूरा इसको कोर से नहीं पढ़ोगे, मतलब पूरा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा कवर। ये सब्जेक्ट ऐसा है, आपको एक बार रिवीजन से काम नहीं चलेगा, इसको कम से कम आपको 5 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ जो आए थे, और एक बात और है ना, जैसे मैंने आपको 5 जो अपने वीडियोस बना के दिए हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स होगी तो उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। आज मैं अपना एक रिवीजन उन्हीं लेक्चर्स का कर रहा हूँ जो मैंने 5 वीडियोस पीछे बनाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे अभी तक तो आपको एक रफली रिवाइज तो इससे मिल ही जाएगा, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प आउट मिलेगी, मतलब उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स कब आए थे हमारे यहाँ? 1600 में आए थे। ठीक है, कंपनी रूल हमारे यहाँ सबसे पहले कब लगा? 1773 से 1858 के बीच में। ठीक है, उसके अंडर में हमारे 3 एक्ट्स आए। रेगुलेटिंग एक्ट आया हमारा 1773 में। उसके अंडर में क्या चीज़ हुई? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, और हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद हमारा आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट हमारा कब आया? 1784 में। ये कौन लाया? उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट्स, वो लेकर आए इसको। ठीक है, उसके बाद हमारा आया चार्टर एक्ट 1833 में। उसके अंडर में एक चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट कही गई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया, वो किसके अंडर में कहा गया? चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 2, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 जो आया, उसके बाद उसने क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या थी कि उसने सेपरेट किया किसको? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को उसने सेपरेट कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या हुई चार्टर एक्ट 1853 में, कि देखिए चार्टर एक्ट्स जो थे वो 1793 से 1853 के बीच में सारे चार्टर एक्ट्स आए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली 2 चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में आपने देख लिया क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी उसमें। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बताया। अगर आपको पूरा देखना है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस जाकर पीछे प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, और पॉलिटी के सारे लेक्चर्स उसमें कवर हैं। ठीक है, उसमें आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 जो आया था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद हमारा आया चार्टर एक्ट 1853। उसमें क्या कहा? उसमें सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को। लेजिस्लेटिव जो मतलब लॉज और मतलब जो रूल्स बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है? जो मतलब एग्जीक्यूट करती है उसको। ठीक है, तो उनको सेपरेट किया गया, लेजिस्लेटिव पावर्स की सेपरेट कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव की इस पावर को सेपरेट कर दिया गया, मतलब दोनों अलग अलग पावर कर दी गई अपनी अपनी जगह। उसके बाद मैकाले कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कब हुआ? 1854 में, और उसने क्या कहा कि जो सिविल सर्वेंट का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब जो सीएससी के एग्जाम्स होते हैं, वो इंडियंस के लिए भी ओपन अप कर दिए जाए। अब पहले ये ओपन नहीं थे, लेकिन मैकाले कमेटी जब आई 1854 में, उसने ओपन कर दिया इंडियंस के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्राउन रूल आया। क्राउन रूल हमारा कब आया? 1858 से 1947 के बीच में। ठीक है, तो क्राउन रूल के अंडर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में। उसमें कहा गया जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अब उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाएगा, और हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर में नए ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। वो नया ऑफिस क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
उसके बाद हमारा आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके अंदर पावर्स को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, यानी जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उनको पावर उनको अपनी अपनी दे दी गई। ठीक है, पहले क्या था, सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में थी, लेकिन अब उनकी पावर्स को उनको दे। पहले फोकस क्या था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जैसे आप ये समझ सकते हो कि सारी पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में थी और सब सबऑर्डिनेट्स थे। लेकिन अब बॉम्बे को कहा गया कि भैया तुम अपनी पावर रखो, और मद्रास को कहा गया मतलब अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज को उनको पावर दे दी गई वापस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हुई, डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स हुई। एक तरीके से लोग उदारवादी बन रहे थे इंडियंस के लिए, लेकिन इनकी पॉलिसी ये थी कि हम इंडियंस पे वापस बैकफायर करेंगे। ये मतलब लिबरल हो रहे थे धीरे धीरे इंडियंस के लिए, सिर्फ ये दिखा रहे थे कि हम लिबरल हो रहे हैं, हो नहीं रहे थे वाकई में लिबरल। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिए। ऑर्डिनेंस बनाने के लिए दो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, कि पावर टू मेक द ऑर्डिनेंस, गवर्नर की पावर किसके अंडर में आती है, आर्टिकल 213 के अंडर में, और प्रेसिडेंट की पावर जो होती है आर्टिकल 123 के अंडर में रहती है। ठीक है, कब, पावर टू मेक द ऑर्डिनेंस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हमारा आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या कहा गया, लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी पावर इंक्रीज कर दी गई। अब वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, मतलब ऑन द सर्टेन इश्यूज। ठीक है, मतलब जितने भी इश्यूज वो हो रहे थे, अब पहले क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल खाली लॉज बनाता था, रूल्स बनाता था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दिया करता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखता था उसको, मतलब पूरा एसेस करता था, अगर उनको ज़रूरी लगता था तो वो इम्प्लीमेंट करता था, नहीं लगता था तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करता था। लेकिन अब यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे एक सबसे बड़ा चेंज आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंडर में, कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी लॉज मतलब इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, मतलब ये पूछ सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसकी वजह क्या है, आप इसमें ये रिफॉर्म भी कर सकते हो, है ना। रिफॉर्म्स मतलब अब ये आ सकते थे। तो ये सबसे बड़ा चेंज था किसके अंडर में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंडर में। इसके बाद हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता था। ऐसा क्यों है, देखिए, SOSI का मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस समय जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लॉर्ड मिंटो को और क्या कहा जाने लगा, मतलब क्या कहते थे, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। मतलब ये क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट जब आया था इंडियन 1909 में, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई थी। पहले स्ट्रेंथ 16 थी, अब उसकी स्ट्रेंथ 60 कर दी गई थी टोटल। और जो है, सॉरी, और जो है हमारे जो फर्स्ट इंडियन थे वाइस, ये VEC का मतलब ये है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव, देखिए वाइसरॉय की दो काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो फर्स्ट इंडियन थे जो जिसने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करी थी वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सॉरी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट, ये मैंने बता ही दिया है, इस किसके अंडर में है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। इसके बाद आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है 1919। ठीक है, इसको हम लोग मॉन्टेगू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, इस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है हमारे लॉर्ड चेल्मसफोर्ड थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर में सेपरेट पहली बार हुआ, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया। और इसके अंडर में बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस को सबसे पहली बार लाया गया हमारे हिंदुस्तान में। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया किसका, डायरेक्ट इलेक्शंस का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हुई, देखिए, वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें जो है 6 में से 3 इंडियंस थे, यानी कि एक तरीके से पूरी उदारवादी दिखा रहे थे इंडियंस के प्रति कि देखो हम तुम्हारी कितने इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हमने 6 में से 3 इंडियंस इसमें रखे हैं, किसमें, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें। ठीक है, अब इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, अभी देखिए पीछे हमने आपने देखा गवर्नर, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ये क्या लेकर आए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। लेकिन अब जब ये आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट ये ले आए सिक्स के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी। अब ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि ये रिफ्ट बनाना चाह रहे थे इंडियंस में ही। ठीक है, आपस में भी लड़ाई झगड़ा करवाना चाह रहे थे। इस समय यहाँ पे एक न्यू ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कौन, उस ऑफिस का नाम क्या था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो अभी आपने देखा था, जब ये क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हमारा एक नया ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। उस नए ऑफिस का नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो ऑफिस बना था वो किसके अंडर में बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर में। लेकिन इसके बाद जो एक नया ऑफिस बना, कौन सा, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ये नया ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर में
पब्लिक सर्विस कमीशन और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, इनका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1926 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इसने सेपरेट किया प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट को। मतलब टोटल पहले क्या था, ये कंबाइंड था, लेकिन अब इसने सेपरेट कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसमें अभी कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक चीज़ और हुई कि स्टैचुरी कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वो स्टैचुरी कमीशन क्या करता था, वो हर 10 साल में रिपोर्ट देता था कि इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। और इसी के अंडर में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब चल रहा था, उसी के अंडर में एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो घटना घटी, वो क्या घटी देखिए। साइमन कमीशन जो आने वाला था वो आया नवंबर 1927 में, ठीक है, समय से पहले आ गया था। ये 1927 में आया और उसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। अब साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर थे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो आपने देखा 3 इंडियन थे 6 में से, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन में आप देखिए 7 मेंबर थे, लेकिन कोई भी इंडियन नहीं था। इसीलिए जो है सारी पार्टीज ने इसको बॉयकॉट कर दिया कि भैया देखो ये हमारे इमोशंस नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इस पार्टी का पूरी मतलब साइमन कमीशन का पूरी तरीके से बॉयकॉट करते हैं। उन्होंने किसी भी पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया, किसका? साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट बना के सबमिट करी 1930 में। उसने रिकमेंड ये किया, मतलब अपने जो क्राउन रूल इनका चल रहा था, इन्होंने ब्रिटेन को मतलब ये रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पे जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है उसको हटा दिया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक सजेशन दिया, जिसमें से आप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। तो महात्मा गांधी ने जो है 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, जो इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में, ठीक है। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन दी वो ये दी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एकदम सही नहीं है, इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप लोगों को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दिया कि कम्युनल अवार्ड का इन्होंने रिकमेंडेशन इस समय आया। कब आया ये कम्युनल अवार्ड का रिकमेंडेशन? किसके अंडर में आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही यही चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंडर में जो है पहले तो देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए मुस्लिम्स के लिए, उसके बाद ये सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए 6 क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए। तो ये रिफ्ट बनाना चाह रहे थे इंडियंस में ही आपस में, ठीक है, धर्म के आधार पे। उसके बाद ये एक सबसे बड़ा इन्होंने पैंतरा खेला कम्युनल अवार्ड का। कम्युनल अवार्ड जब ये लेकर आए तो इन्होंने कौन लेकर आया? उस समय ब्रिटिश के जो पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने रिकमेंड किया कम्युनल अवार्ड का, ठीक है। वो किसके लिए किया? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, कि भैया इनको कम्युनल अवार्ड की दोगे तो इनको प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। बात तो सही थी उनकी अपनी जगह, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक रिफ्ट बनाना चाह रहे थे हिंदूस में ही, है ना। पहले तो हिंदू मुसलमान धर्म में बांट रहे थे, अब वो हिंदुओं में ही बांट रहे थे, है ना, शेड्यूल कास्ट, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, इस तरीके से कर रहे थे, ठीक है। तो वो एक तरीके से रिफ्ट क्रिएट कर रहे थे। उसके गांधी जी इससे बहुत जो है नाराज़ हुए, वो यरवदा जेल में बैठ गए पुणे में ना फास्ट करने, कि भैया मैं तो अपने अंतिम समय तक फास्ट करूंगा और मुझे इनकी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, जो हमारे इंडियंस को ही आपस में लड़वा रही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस लीडर्स और डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग थे वो लोग और कांग्रेस लीडर्स आपस में बैठे, उन्होंने पूना पैक्ट किया कि भैया देखो ये लोग अंग्रेज़ लोग हमें आपस में लड़वाना चाह रहे हैं। उन्होंने आपस में एक सलाह मशवरा किया कि ठीक है चलो, हिंदू इलेक्टोरेट को साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने रिजर्व सीट्स के लिए मांग करी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, पूना पैक्ट के अंडर में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ रिवाइज इसको करते रहिए, तो उससे क्या रहेगा, आपकी एक ग्रिप बनी रहेगी पॉलिटी सब्जेक्ट पे, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।